चलिए सर, बायोलॉजी में जो आपको पोषण पढ़ा रहे थे उसी पोषण में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसी पोषण में जो आपको देखना है कि पोषण में जो टॉपिक चल रहा था आपका कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा था, ठीक है ना। तो इसी कार्बोहाइड्रेट्स की बातें बता रहे थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे कार्बोहाइड्रेट्स में वो लगभग सारे हमने कवर करा दिए थे। सर ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, चाहे वो आपका आप आज जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जब तक मास्टर नहीं बन जाओगे, जब तक आप अपने जॉब को प्राप्त नहीं कर लोगे, इतनी ही बायोलॉजी से काम चल जाएगा। चाहे वो आप अपना UPTET के लिए यूज कर लेना, चाहे प्राइमरी सुपरटेट के लिए यूज कर लेना, और वर्तमान में जो होने वाली है जूनियर TET, तो उसमें भी आप देखोगे कि अधिकतम प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। बात समझ रहे हो? तो ज़रा देखते हैं सर, जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछते चलना, हम उस डाउट को आपका क्लियर करते चलेंगे। देखिए सर, इसकी आवाज़ तो नहीं आ रही? ठीक है, चलिए सुनिए। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट अधिकतम मैक्सिमम पार्ट। हम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा चुके थे, कुछ ही पॉइंट कार्बोहाइड्रेट के शेष हैं, वो कल ही खत्म हो जाता, काफ़ी खींच दिया था लेकिन रह गया। थोड़ा सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य रह गए हैं मुख्य रूप से कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या होते। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य लिख लेते हैं, लेकिन इसको लिखने से पहले एक लाइन और छूट गई, शायद हमने कल शायद नहीं बताया था, एक लाइन और छूट गई, तो हमने कल इसको नहीं बताया था, उसको और कंप्लीट कर देते हैं। और वह क्या लाइन रह गई है उसको ज़रा समझ लेते हैं, ज़रा देखना कौन सी लाइन रह गई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने आपको ये बता दिया था कि पेक्टिन है, जो आपका कोशिकाओं में, जो आपकी पादप कोशिकाएं, उन पादप कोशिकाओं के द्रव्यों में क्या भरा होता है, आपका पेक्टिन भरा होता है, तब यह फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन पकने पर यही पेक्टिन किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज में बदल जाता है, जिसके कारण फल क्या हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। तो ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो आपको याद रखनी है। दूसरा हमने एक नाम और लिया था, ध्यान करो, सेल्यूलोज। आपको एक नाम और हमने वहाँ बताया था, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का क्या काम है, तो सेल्यूलोज का काम और समझिए कि आखिर सेल्यूलोज का काम क्या है। ये सेल्यूलोज होता है, ठीक है, हिंदी ही हमारे उसमें पूछी जाती। सेल्यूलोज की बात की है, आखिर सेल्यूलोज क्या है, तो याद रखना प्रकृति में पाया जाने वाला, ध्यान रखना ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ये कैसा है, कार्बनिक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, कार्बनिक। तो ये भी प्रश्न पेपर में कई बार आया है कि बताइए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो वह आपका जो है सेल्यूलोज। इसको भी आपको याद रखना है कि जो सेल्यूलोज है वह प्रकृति में क्या है, आपका पाया जाता है, और सर्वाधिक अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक के रूप में ये क्या है, आपका पाया जाता है। इस सेल्यूलोज का सबसे अच्छा उदाहरण किसमें मिलता है देखने को, तो याद रखना कपास, या कपास का जो बीज होगा, तो इस सेल्यूलोज को देखने को कहाँ मिलेगा आपको, कपास के अंदर, या कपास के जो बीज हैं तो उन कपास के बीज में ये आपका सेल्यूलोज क्या है, आपका पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पोषण जो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है, सेल्यूलोज सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में पाया जाने वाला ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सेल्यूलोज जो है वो सर्वाधिक अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, तो कपास के अंदर या कपास के बीज में हमको क्या मिलता है, यही सेल्यूलोज देखने को मिलता है। ये लाइन कल छूट गई थी, आज हमने इसको कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से पढ़ते हैं आपके कार्य कि कौन कौन से कार्य थे वो रह गए थे, तो उन कार्यों को और देख लेते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों की चर्चा और कर लेते हैं। ये सरल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक लाइन में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, काफ़ी है लेकिन कुछ ही सुनिए। यदि कोई कहे कार्बोहाइड्रेट्स का पहला काम क्या है, तो जैसे ही आप ग्लूकोज पीते हो, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य आपका ग्लूकोज ही है। तो पूछा जाता है ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो यदि कोई कहे कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम क्या है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करना। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इस कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम क्या है, तो तुरंत ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति प्रदान करता है। आपने ऐड भी पढ़ा होगा, ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति, अब पता नहीं ऐड हम भूल गए। तो
याद रखना, तुरंत शक्ति प्रदान कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स। देखो वसा तुरंत शक्ति प्रदान नहीं करती, वसा जो है वह संचित के रूप में जमा होती है, और जब आप भूखे रहते हो तो फिर वह आपका क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती रहती है, तो वो आपकी वसा जो है वह संचित ऊर्जा के रूप में जाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के रूप में रहता है। यदि कोई कहे क्या यह निर्माण में भाग लेता है? जी हाँ, हमने वहाँ भी बताया था कि ये कोशिका के निर्माण में, ध्यान रखना, कोशिका निर्माण में 1% का क्या देता है? योगदान। इसी से जोड़ के हम वसा आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स कोशिका के निर्माण में 1% का योगदान देता, उसी प्रकार से वसा कोशिका के निर्माण में 3% का योगदान देती है। इस बात को याद रखना, इसके बाद ही वसा आ रहा है बस 2 मिनट बाद। तो कार्बोहाइड्रेट्स कोशिका के निर्माण में 1% का योगदान देती है, जबकि जो वसा है वह कोशिका के निर्माण में भी योगदान देती है। कितने परसेंट का? 3% का। आगे पढ़ लेंगे उसको। इसके बाद फिर समझना, यदि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या यह कार्बोहाइड्रेट जो वसा है वह तो संचित ऊर्जा के रूप में जमा होती है, संचित ऊर्जा के रूप में, संचित भोजन के रूप में जमा होती है, तो क्या हम वसा को उपयोग नहीं कर सकते? अरे वसा से भी तो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वसा से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से दुगने से भी अधिक, मतलब कई गुना अधिक कार्बोहाइड्रेट से अधिक गुना क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। ध्यान रखना इस बात को, कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, लेकिन मानव शरीर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अभी इसकी चर्चा हम चलाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन है? वसा। लेकिन मानव शरीर किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स पर टिक करोगे। बात समझ गए? मानव शरीर सर्वाधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन वसा अधिक ऊर्जा देती है, जहां एक ग्राम में जहां आपकी वसा 9.2 और 9.3 के समथिंग कैलोरी में ऊर्जा दे देती है वसा का 1 ग्राम अणु, जबकि कैलोरी का 1 ग्राम अणु केवल 4.7 कैलोरी ऊर्जा ही प्रदान करता है। लेकिन फिर भी मानव शरीर जो है वह वसा से सीधी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता, वसा को तोड़ने में मानव शरीर को बहुत हानि होती है, जबकि कैलोरी से ऊर्जा आसानी से ग्रहण की जा सकती है, जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आसानी से ग्रहण की जा सकती है, जिस कारण से मानव शरीर को सबसे जल्दी और सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अभी फिर इसकी चर्चा चलाएंगे बाद में। कोशिका निर्माण में 1% का योगदान। दूसरा आया है इसी में कि जो हमने कहा है कि जो वसा है वह तो संचित ऊर्जा के रूप में जमा होती है, हम तेज भागने लगते, जो वसा है वह संचित ऊर्जा के रूप में जमा होती है, लेकिन वसा संचित ऊर्जा के रूप में जमा भी होगी, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट संचित ऊर्जा के रूप में जमा होगा? जवाब है जी हाँ। जब वसा से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती, भोजन में बदला जा सकता है उसको, और वह संचित ऊर्जा के रूप में जमा रहता है, संचित भोजन के रूप में जमा होता है वसा, तो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या यह कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग संचित ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है? जी हाँ। यकृत के पास ग्लूकोज बदल के ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान करो, कल ही बताया था आपको, ग्लाइकोजन जो आपकी प्रोसेस चलती है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी संचित ऊर्जा के रूप में जमा किया जा सकता। तो अगला तीसरा पॉइंट है, क्या संचित भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स जमा रहता है? तो बिल्कुल हाँ, संचित भोजन के रूप में, यानी कि संचित भोजन के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर सकते हैं? हम संचित भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यदि पॉइंट कहे कोई कि यदि हम कहें शरीर का मुख्य भाग, तो 65% भाग तो क्या होता है? यही ये संचित ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स। कब? जब यह ग्लूकोज को किस में बदल देता है? जब यह ग्लूकोज को किस में बदल देता है? आपका ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। तो ये संचित ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाता है? यकृत के पास जमा हो जाता है। सर्वाधिक मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। कल भी बताया था, एग्जाम्पल भी दिए थे। एक थाली आप लोगे तो सबसे ज़्यादा क्या घी, जो आपका वसा रख लोगे? नहीं, घी तेल उनको एक नियमित मात्रा में रखोगे, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होगी। बात समझ गए? इसके बाद 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट और समझ लेते हैं
क्या अनाज, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अनाज, क्या अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित रहता है? जी हाँ, अनाज में स्टार्च या मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित रहता है। जब उसी अनाज को भिगो दिया जाता है तो अंकुरित अनाज में क्या हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हो जाता है। तो आप जो आटे का प्रयोग करते हो, अनाज जो गेहूं का बनता है, उसको देखो पानी से अपन वो करते हैं, तो वो स्टार्च जो मंड है वो किस में बदल जाता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो अनाज है, उस अनाज के कौन से रूप में, तो ध्यान रखना, अनाज जो है, अनाज में स्टार्च या मांड रहता है और कार्बोहाइड्रेट उसमें किसके रूप में जमा रहता है, एक संचित रूप में जमा रहता है। जब हम उसमें पानी या लिक्विड को मिलाते हैं तब जाके वह किसके रूप में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदलता है। इसके बाद छठवां पॉइंट, यदि कोई कहे कि क्या पौधे की कोशिका के निर्माण में ये सहायता करता है, बिल्कुल, पौधे की कोशिका के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता। और हमने आपको बताया है कि कोशिका निर्माण में कितने % का योगदान देता है, 1% का योगदान देता है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स ना पढ़ना है और ना आपके पेपर में इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, अनाज में जो स्टार्च होता है या आपका जो मांड होता है, ये किस प्रकार का भोजन होता है, ये संचित भोजन होता है। और यही संचित भोजन किस में बदल जाता है, जब इसको अंकुरित कर दिया जाए या भिगो दिया जाए तो यही भोजन किसके रूप में बदल जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल जाता है। क्लियर है। तो संचित भोजन के रूप में अनाज में क्या होता है, तो संचित भोजन के किस रूप में, तो स्टार्च या मंड के रूप में क्या है, ये आपका जमा रहता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स तो यहीं खत्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ते हैं। ये कल 2-3 लाइनें रह गई थी, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा क्या है। अगला टॉपिक है बसा। इसी पोर्शन का अगला टॉपिक बसा है। सर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में हमारे आए हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे पॉइंट हमने इसमें कवर अप कर लिए हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ना तो इससे ज़्यादा आएगा ना इससे क्या पूछा जाएगा, आपका कम। तो याद रखना, इससे कम ही रहेगा हमेशा आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अब जरा देखते हैं बसा। अब अगला टॉपिक जो है पोषक तत्व में आता है बसा। बसा भी क्या है, एक प्रकार से पोषक तत्व है। और बसा जो पोषक तत्व है, इसको समझ लेते हैं कि बसा किस प्रकार का पोषक तत्व है। देखना जरा, सुनिए। जो बसा होती है, इस बसा के बारे में यदि बात की जाए कि बसा में किस किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं इस बसा में, तो देखना जरा। सबसे पहले तो बसा भी पोषक तत्व का ही भाग है। स्टार्टिंग से हम आपको बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, बसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, ये सब क्या है, खनिज लवण हुआ, जल हुआ, ये सब इसी के अंतर्गत हैं। बसा की यदि बात की जाए कि आखिर बसा क्या है, बसा भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वह इसमें अनुपात में उपस्थित रहता है। बस जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स में जो अनुपात 1:2:1 हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कोई अनुपात नहीं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा, बसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जब बसा में ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन अणु है, उसकी मात्रा जब कम होगी तो आपको पता है ऑक्सीजन, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का में जो ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है, वह आपका जो ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है वह जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स को जल में क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। जबकि वसा आपकी पानी के अंदर, जल के अंदर अघुलनशील होती है। वसा केवल कार्बनिक विलायकों में ही क्या होती है, घुलनशील होती है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि आपकी जो संरचना होती है वसा की, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसमें ऑक्सीजन के अणु हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते, और कम मात्रा में पाए जाने के कारण इसकी जो क्रिया है, जल के साथ ऑक्सीजन के अणु जब संयोग ही नहीं करेंगे तो जो वसा है वह जल में नहीं घुलती। आप देखते हो तेल हुआ, आपका कोई वनस्पति तेल हुआ, आपका घी हुआ, आप जल पर उसको छोड़ देते हो, वो तेल जल के ऊपर ऐसे ही तैरता रहता है, वह जल में घुलनशील नहीं होता। क्यों? उस वसा में उपस्थित ऑक्सीजन के अणु की मात्रा कम होने की वजह से ऑक्सीजन के अणु संयोग ही नहीं करते हैं जल के अणु के साथ। तो इस कारण से जो वसा है वह जल में अघुलनशील, जबकि कार्बनिक विलायक जो होंगे, ईथर हुआ या आपका कोई भी बेंजीन हुई, उसमें ये कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। तो याद रखना, जो आपका बसा है उसके लिए जरा समझना कि ये क्या है। ये बसा भी एक प्रकार का क्या है, आपका कार्बनिक यौगिक है। और जब यह कार्बनिक यौगिक है तो इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, इसमें भी कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होने के बावजूद भी, ध्यान रखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होने के बावजूद भी इस बात को आपको याद रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होने के बावजूद भी यह आपका जल में क्या होता है, आघुलनशील होता है। तो जल में आघुलनशील क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो अणु हैं वह इनकी अपेक्षा क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन के अणु कम पाए जाने के कारण इसके जो जल के अणु हैं वह जल के अणु इस ऑक्सीजन के अणु के साथ क्रिया नहीं कर पाते और जो आपका वसा है वह जल में आघुलनशील रहती है। जबकि यह कार्बनिक विलायक, जो भी आपका कार्बनिक विलायक रहेगा, उस कार्बनिक विलायक में, अब कार्बनिक विलायक क्या हो सकते हैं? तो कार्बनिक विलायक हमने आपसे बताया है, एक तो आपका बेंजीन हुआ, ये भी कार्बनिक विलायक के अंतर्गत आता है, आपका ईथर हुआ, ये भी कार्बनिक विलायक के अंतर्गत आता है, यहाँ तक कि और भी कई नाम हैं, जैसे कि आपका एक क्लोरोफॉर्म हुआ, तो क्लोरोफॉर्म भी आपका किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। बेंजीन इसी के अंतर्गत आता है, एसीटोन इसी के अंतर्गत आता है, एल्कोहल भी इसी के अंतर्गत आता है, याद रखना, एल्कोहल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं, एल्कोहल वगैरह इसमें। तो कार्बनिक विलायकों में ये वसा आपकी क्या होती है? घुलनशील, जबकि जल में ये कैसी होती है? अघुलनशील। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो सुनिए। यदि कोई कहे वसा कार्बनिक यौगिक हो गया, यह जल में घुलनशील अघुलनशील हो गया, कार्बनिक विलायक, किस प्रकार की ऊर्जा के ये स्रोत हैं? तो एक प्रकार से ये संचित ऊर्जा के स्रोत हैं, शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान नहीं करते। ये शरीर में जब आपके ग्रहण किए जाएंगे तो यह जो ऊर्जा रखेंगे वो संचित ऊर्जा के रूप में रखेंगे। तो याद रखना, वसा कैसे यौगिक होते हैं? वसा जो है वह संचित ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। यानी मानव शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो मुख्य रूप से वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मुख्य रूप से वसा संचित ऊर्जा के स्रोत हैं। याद रखना, जो वसा है वह क्या है? वसा जो है वह संचित ऊर्जा के सोर्स हैं, यानी कि इसको क्या याद रखना है? ये संचित ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और पॉइंट करते हैं, वो समझिए। हमने वहाँ पर बताया था जीवित कोशिका के निर्माण में वसा कितने प्रतिशत का योगदान देती है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स 3%, कार्बोहाइड्रेट्स 1% का योगदान देता है, जबकि वसा जो है वह कोशिका के निर्माण में कितने परसेंट का? तो कोशिका के जो निर्माण में कितने का योगदान देती है? आपका 3% का योगदान देती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, आगे पॉइंट बढ़ाते हैं और आगे कौन कौन सी बातें आपको समझनी है वो समझिए, जरा सुनिए। चलिए सर, आगे पॉइंट कौन है वो सुनिए। वसा, सुनते चलिए। इस वसा की अधिकतर विशेषताएं हमने आपको बता दी हैं, अब कुछ विशेषताएं और रह गई, जैसे सुनिए। मानव शरीर में जो वसा उपस्थित होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सुनिए, आपने भोजन खाया, आपने वसा को लिया, वसा के रूप में आपने संतृप्त वसा ली हो या असंतृप्त वसा ली हो, सैचुरेटेड लिया हो या अनसैचुरेटेड लिया हो, आपने लिया। जैसे आपका जो वनस्पति से जो प्राप्त होती है वसा, वो आपकी एक प्रकार से सैचुरेटेड के अंतर्गत नहीं आती, वो अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आती है। और जो जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे घी है, आपका दूध है, ये जितने भी मलाई वाले प्रोडक्ट हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? असंतृप्त। तो सुनना जरा, संतृप्त सुनना कैसे? मनुष्य के शरीर में जब मनुष्य ने इस वसा को प्राप्त किया तो मनुष्य के शरीर में ये वसा संचित रूप में जमा होगी, संचित भोजन के रूप में जमा होगी। तो संचित भोजन के रूप में जब यह जमा होती है तो मनुष्य के शरीर में जो चर्बी युक्त जो वसा होती है उसको क्या कहा जाता? तो उसको लिपिड कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि मनुष्य के शरीर में जब यह वसा संचित भोजन के रूप में जमा होती है तो किस रूप में? तो यह लिपिड के रूप में, यानी कि जो चर्बी युक्त, याद रखना, जो चर्बी युक्त पदार्थ होगा, जो चर्बी युक्त पदार्थ होगा मानव शरीर में, वो चर्बी युक्त पदार्थ होगा जो मानव शरीर में, वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका शरीर में लिपिड कहलाता है। तो अब बात आएगी लिपिड की, कि लिपिड क्या है?
ये लिपिड क्या है हमने बता दिया, जो आपने वसा प्राप्त की, उस वसा से निर्माण क्या हुआ आपकी ये चर्बी का, ये जो चर्बी बन गई ये मोटी चर्बी, इसके में जो चर्बी का भाई आप जानते हो जो जितना अधिक खाएगा, वसा जितना देखा होगा आपने, वसा मतलब तेल का जो आइटम हो या आपका जितने भी वसा वाले हों, खूब दूध मलाई वाले जितने भी प्रोडक्ट हों उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, और वसा की मात्रा अधिक होगी तो वो व्यक्ति हष्ट पुष्ट होंगे। आपने देखा उनकी चर्बी बहुत मोटी होगी, भले ही उनकी हड्डी पतली हो लेकिन उनकी जो आकार होगा वो एकदम विशाल होगा। विशाल मतलब उनके शरीर पर, हाथ पैरों पर चर्बी अधिक होगी। तो चर्बी युक्त जो पदार्थ होता है मानव शरीर का, वही वास्तविकता में क्या कहलाता है, लिपिड कहलाता है। तो मानव शरीर में कहाँ जमा हो रहा है ये मानव शरीर में यहाँ जमा हो रहा है। किस रूप में जमा हो रहा है, लिपिड के रूप में। इसी की जब जरूरत पड़ती है, व्यक्ति भूखा रहता है तो इसी चर्बी को, व्यक्ति दुबला रहता है, बोले भूखे एक व्यक्ति है, वो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी ने उपवास किया था, महात्मा गांधी उपवास किया तो जितना कुछ शरीर में था वो कुछ और सूख गया, क्यों, जो चर्बी थी वो भी गायब हो गई। तो व्रत आप रह लो कुछ दिन तो अपने आप चर्बी गायब हो जाती है। उपवास यदि कोई रहता है तो उपवास में यही होता है, शुरुआत में तो प्रोसेस जब आप उपवास रहते हो तो जैसे ही उपवास का आधा दिन होता है, आधा मतलब 12 बजे, तो जैसे ही 12 बजते हैं आपकी दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है। जो ग्लाइकोजन जो संचित वसा है, ग्लाइकोजन जो संचित वसा है वह ग्लूकोज में क्या होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति के मानव शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, वो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स से दो, और कार्बोहाइड्रेट्स यदि आपके पास उपस्थित नहीं है तो वो रुकेगा नहीं, वो बराबर ऊर्जा कहाँ से लेता रहेगा, आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता रहेगा। तो वही जो संचित वसा है वो आपकी ग्लाइकोजन में ही रहती है, जिसका उपयोग मानव शरीर करता है। यदि बात कहें चर्बी युक्त पदार्थ की, चर्बी युक्त पदार्थ जो मानव शरीर का है वह आपका क्या कहलाता है, लिपिड कहलाता है। यदि हम कहें कि लिपिड, तो लिपिड क्या है, अब लिपिड सुनिए जरा, 3 प्रकार के होते हैं लिपिड, 3 प्रकार के होते हैं। एक लिपिड होता है सरल लिपिड, एक होता है आपका संयुक्त लिपिड या जिसको हम मिश्रित लिपिड बोल सकते हैं, और तीसरा होता है व्युत्पन्न लिपिड। इन तीनों लिपिडों के बारे में पढ़ते हैं, इन लिपिडों से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। सरल लिपिड से थोड़ा पढ़ लेंगे, संयुक्त या यौगिक लिपिड से पढ़ लेंगे, व्युत्पन्न लिपिड से पढ़ लेंगे। बात समझ गए, देखना जरा। सबसे पहले नंबर पर आता है सरल लिपिड। इस सरल लिपिड की बात करें तो अभी सरल लिपिड पर आते हैं। इसके बाद यदि कोई कहे तो आता है संयुक्त, जिसको हम कंपाउंड या मिश्र बोल सकते हैं, संयुक्त लिपिड बोलते हैं इसको। यदि कोई कहे इसके बाद व्युत्पन्न, तो याद रखना कि ये क्या है, आपका व्युत्पन्न लिपिड है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट समझिए। यदि हम कहें तो जरा देखते चलना, सरल लिपिड क्या है और संयुक्त लिपिड क्या है और व्युत्पन्न लिपिड क्या है, तो एक एक करके सरल लिपिड को पढ़ते हैं। सुनिए जरा, यदि हम कहें इस सरल लिपिड, तो इस सरल लिपिड को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको आपको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, जिसमें ग्लिसरीन के जो ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, तो इसमें ग्लिसरीन के 3 अणु मिले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसराइड कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जो सरल लिपिड है उस सरल लिपिड को क्या कहते हैं, तो सरल लिपिड को ही ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वही जो ट्राइग्लिसराइड होता है वही मानव शरीर को सर्वाधिक क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि वही जो है आपका सर्वाधिक ऊर्जा देने वाली वसा के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं सरल लिपिड के बारे में, देखना जरा। इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, देखते चलना जरा। इसको ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं, 3 अणु जो होते हैं इसमें आपके एक जो आपका होता है इसमें ये ग्लिसराइड, तो ग्लिसराइड से हो गया ग्लिसरीन, ये हो गया ग्लिसरीन। जबकि 3 जो अणु बच गए वो 3 अणु किसके रहेंगे, तो आपका ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन जिसको आप ग्लिसरॉल कह दो, ग्लिसरीन ना कह के इसको ग्लिसरॉल कह दो, तो एक अणु तो आपका ग्लिसरॉल का रहेगा, जबकि जो 3 अणु रहेंगे वो आपके किसके रहते हैं, वसीय अम्लों के रहेंगे। 3 अणु किसके रहेंगे, वसीय अम्लों के। इनसे ही मिलके क्या बनता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, सरल लिपिड कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ट्राइग्लिसराइड किसको कहा जाता, सरल लिपिड को। सरल लिपिड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जिसमें कितने अणु ग्लिसरॉल के होते हैं, तो एक अणु ग्लिसरॉल का, और 3 अणु किसके होते हैं, वसीय अम्लों के होते हैं। इनका ही जो संयोग होता है, इनका ही जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरल लिपिड कहते हैं। मानव
शरीर को, जो वसा में सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा, ध्यान रखना, सबसे अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ये ट्राइग्लिसराइड प्रदान करता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो ट्राइग्लिसराइड करता है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, सुनिए। यदि यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लें कि यदि इनकी मात्रा शरीर में निश्चित होनी चाहिए, यदि ये मात्रा अधिक बढ़ जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए, तो कम हो जाएगी तो व्यक्ति समझ जाते हो कि उस व्यक्ति दुबला पतला है, कमज़ोर होगा। लेकिन यदि कमज़ोर होने से दिक्कत नहीं होती सर, कम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना ज़्यादा से। क्यों? यदि यही ट्राइग्लिसराइड की मात्रा शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ जाती है, तो आप जानते हो कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जब आपका रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वह इस वसा के माध्यम से ही होती हैं। तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप जानते हो कि अत्यधिक वसा के प्रयोग से कई प्रकार के, चाहे हृदय संबंधी रोग हों या किसी भी प्रकार के जो रोग हों, वो सब किसके कारण होते हैं, इसी के कारण होते हैं। तो याद रखना है आपको कि इसकी एक निश्चित मात्रा होने पर तो ये नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन ये निश्चित मात्रा से अधिक हो जाए तो यह फिर क्या करने लगता है, मानव शरीर को नुकसान करने लगता है। जैसे घी है, आप खाते हो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हो तो निश्चित सी बात है कि, और आप अधिक मात्रा में उपयोग करो, लेकिन उसके साथ साथ यदि वर्कआउट का मतलब है आप मेहनत करने वाले थोड़ा बहुत काम करते हो, तो फिर वो आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आप बिल्कुल भी शारीरिक मेहनत वाले कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनकी मात्रा शरीर में अपने आप बढ़ती जाती है, तो फिर मानव शरीर को क्या होती है, उससे परेशानी होती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ सर, बताओ पहले, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा अभी और समझना है सर, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और, तो इसको हटा देते हैं, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड को हटा देते हैं। इसी सरल लिपिड की बात करें तो 2-3 पॉइंट और सरल लिपिड के बारे में पढ़ लेते हैं, देखना कैसे। ठीक है, सुनो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, वसा। वैसे तो हमें व्युत्पन्न भी बताना था और आपका वो बताना था, लेकिन वो तो एक लाइन के हैं, उनमें से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब पूछा जाता है कि वसा जो है वह कितने प्रकार की होती है। तो ज़रा समझना कि यदि बात करें कि वसा जो है वह कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है कि वसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी संतृप्त और एक होती है आपकी क्या, असंतृप्त। वसा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है संतृप्त और एक होती है आपकी क्या, असंतृप्त। अब कोई कहे ये संतृप्त वसा जिसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, ये असंतृप्त वसा जिसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यदि कोई कहे क्यों ये संतृप्त वसा है, क्यों ये संतृप्त वसा है, तो समझिए इस संतृप्त वसा के पास हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या हैं, आपके भरे हुए होते हैं। इसको ही तो हम कहेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्त। जो हाइड्रोजन, ये नाम क्यों पड़ा इसका संतृप्त वसा, इसमें वसा में जो सूत्र यौगिक होता है, उस यौगिक में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, पूर्ण रूप से बंधे हुए होते हैं। यानी हाइड्रोजन बंध पूर्ण रूप से आपस में भरे होते हैं, जबकि असंतृप्त वसा में जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो क्या है, पूर्ण रूपेण भरे नहीं होते। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, असंतृप्त वसा कहा जाता है। अब इसी का मतलब समझना, जो आपको जंतुओं से, ध्यान रखना, जो जंतुओं से जो वसा प्राप्त होती है, वो जंतुओं से जो वसा प्राप्त होगी वह वसा आपको कैसी वसा कहलाई जाएगी, संतृप्त वसा कहलाई जाएगी। अब कोई कहे जंतुओं से क्या, तो जंतुओं से हमको घी प्राप्त हुआ, हमको मक्खन प्राप्त हुआ। ये सब किससे प्राप्त हुआ, जंतुओं से। घी प्राप्त हुआ, मक्खन प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि
आपकी चर्बी प्राप्त हुई। ये किससे प्राप्त हुई? जंतुओं से। यानी कि जंतुओं से जो प्राप्त हुई, देखो चर्बी, ये भी मान जैसे जंतुओं से मांस जिसको आप कहते हो, मक्खन, आपका घी, ये सब क्या है आपका? ये सब आपके संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा कैसी वसा कहलाती है? संतृप्त वसा कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ आओ, असंतृप्त वसा, तो असंतृप्त वसा की यदि बात की जाएगी कि ये असंतृप्त यदि वसा है, तो असंतृप्त वसा में हम किसको रखेंगे? असंतृप्त वसा में आपके पौधों से, ध्यान रखना, जिसको आप वनस्पति कहते हो, वनस्पति से प्राप्त होने वाली जो वसा होती है, इसको कैसी वसा कहते हैं? असंतृप्त वसा कहते हैं। और ये इस वसा में क्या क्या आएंगे? तो ध्यान रखना, इसका जो प्रयोग करना जो होता है वो लाभदायक होता है। मतलब लाभदायक का मतलब इस वसा की अपेक्षा इस असंतृप्त वसा का प्रयोग करना अच्छा माना जाता, क्योंकि इससे अधिक प्रयोग से रोग हो सकते, बीमारी हो सकती, लेकिन इसके प्रयोग से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसका रीजन अभी हम समझाते हैं आपको, यहाँ जरा समझते चलना। असंतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है? पौधे या वनस्पति से प्राप्त होती है, जिसके उदाहरण आप लिख सकते हो वनस्पति तेल। और ये वनस्पति तेल क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वनस्पति तेल में कोई भी हो, सबसे ज़्यादा आप किसका यूज करते हो? सरसों का यूज करते हो। उसके बाद आप सूरजमुखी, मूंगफली, किसी का भी यूज कर लो। सूरजमुखी का हुआ, मूंगफली का हुआ, ये जितने के जितने तेल होंगे ये सब क्या है? वनस्पति तेल हैं। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आपके ये असंतृप्त वसा के क्या आते हैं? उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोनों में एक एक अपवाद भी चलता है। कैसे? सुनो, यहां पर जो आपका संतृप्त वसा के उदाहरण में सारे के सारे जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो वसा होगी, घी हुआ, मक्खन हुआ, आपका चर्बी हुई, वो संतृप्त वसा का उदाहरण होगी। लेकिन इसी में एक अपवाद है, मछली से प्राप्त होने वाला तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। ध्यान रखना, मछली से प्राप्त होने वाला तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। और मछली से प्राप्त होने वाला तेल संतृप्त वसा का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन वो संतृप्त वसा का उदाहरण ना हो के वो क्या हो जाता है? असंतृप्त वसा का उदाहरण। तो इसमें अपवाद लिखना। अपवाद क्या है? तो अपवाद को थोड़ा ऊपर समझते हैं। दोनों में एक एक अपवाद आपको याद रखना है। और क्या अपवाद याद रखना है? तो उसमें आपको याद रखना है क्या? इस जंतुओं से जो वसा प्राप्त होगी, घी, मक्खन, चर्बी, मांस, ये सब क्या किसके अंतर्गत रहेगा? आपका संतृप्त। लेकिन इसी से जो आपका मछली का जो तेल है, वो मछली का तेल क्या होना चाहिए? मछली का तेल होना चाहिए आपका संतृप्त, लेकिन वो संतृप्त ना होके क्या हो जाता है? असंतृप्त। तो याद रखना कि यदि कोई कहे आपका असंतृप्त मछली का तेल किसके अंतर्गत आता है, तो आपका मछली का तेल असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। यानी कि ये किस प्रकार की वसा है? असंतृप्त वसा है। जबकि इस मछली के तेल को हटाने के बाद यहाँ पर यदि प्रश्न आए कि सारे वनस्पति जो तेल होंगे, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से जो तेल मिलेंगे वो हमें असंतृप्त तेल मिलेंगे, तो इसी में फिर एक उदाहरण आ जाता है नारियल का पानी। और नारियल का तेल वो किसका उदाहरण होता है? वो आपका संतृप्त वसा का उदाहरण होता है। तो दोनों में एक एक अपवाद आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? ध्यान रखना कि आपको हमने बता दिया है कि आपका जो नारियल का तेल है, यहाँ जो नारियल का तेल है वो भी किसके अंतर्गत आता है? यहाँ एक और नाम आता है चीड़ का तेल। चीड़ हुआ, या चीड़ का एक वो आता है पेड़, तो उसका जो तेल होता है उसको भी क्या कहते हैं? नारियल का तेल बोलते हैं। तो आप चीड़ के तेल को नारियल नहीं, नारियल का तेल और चीड़ का तेल दोनों ही किसके उदाहरण हैं? ये दोनों ही संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। किसके हैं? संतृप्त वसा के। इसी में उसको पाम ऑयल शायद बोलते हैं, तो आप याद रख लेना, पाम जो ऑयल रहेगा उस पाम ऑयल को भी किसके अंतर्गत रखते हैं? हम इसी संतृप्त वसा के अंतर्गत रखते हैं। नारियल का तेल भी संतृप्त आता है। और आपका ये अपवाद है, मछली है जंतु, होना चाहिए आपका क्या? संतृप्त, लेकिन हो जाता है संतृप्त। नारियल क्या है? एक वृक्ष से प्राप्त हुआ फल, और ये होना चाहिए आपका क्या? असंतृप्त, लेकिन ये हो क्या जाता है? आपका संतृप्त हो जाता है। तो अभी इसको बताते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो नारियल है, नारियल का जो आप तेल हो, या आप इस नारियल का तेल लेते हो,
ध्यान करते हो सर्दियों में नॉर्मल टेम्परेचर पर, सर्दियों में थोड़ी टेम्परेचर अधिक होने पर ये जम जाता है घी की तरह। तो ये अपवाद है किसका, आपका वसा के अंतर्गत संतृप्त वसा में अपवाद है कि ये पेड़ पौधों से प्राप्त भी होता है तब भी असंतृप्त ना होकर क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। जबकि मछली का जो तेल है ये आप देखते हो कि डॉक्टर वगैरह लोग सलाह देते हैं, आंखों की रोशनी इसकी कम हो, वो आप देखते हो कि मछली के तेल की सलाह दी जाती है पीने की, कि उसको मछली का तेल, वो ऐसा थोड़ी कि तो मछली खाओगे उसका तेल निकाली, दवाओं के माध्यम से केमिकल युक्त वो तेल मार्केट में आज अभी भी उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ तक बात कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, जरा अब थोड़ा सा और समझते हैं, सुनिए जरा, ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, चलिए ठीक है सर, चलिए थोड़ा सा यहाँ एक नाम और सुनिए। सुनो, जैसे कि ये संतृप्त वसा आप ले रहे हो, जंतुओं से जो प्राप्त होने वाली जो वसा है संतृप्त वसा, मक्खन हुआ, घी हुआ, कोई भी आपका प्रोडक्ट हुआ, इसको आप अधिक यूज कर रहे हो तो क्या होगा, शरीर में जाएगा। शरीर में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, किसके रूप में, मानव शरीर में चर्बी के रूप में, और चर्बी के रूप में किसके रूप में जमा होता है, ये हमने आपको बताया था लिपिड के रूप में। लिपिड यानी कि क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी। तो रक्त किस में बहता है, धमनियों में, और लिपिड की मात्रा अधिक बढ़ गई तो धमनियों में जो रक्त बह रहा है उसको जगह क्या बचेगी, कम, और रक्त को यदि जगह कम बचेगी तो रक्त क्या है, अधिक दाव से बढ़ेगा, दाव से बढ़ेगा तो उच्च दाब की, उच्च आपके हाई ब्लड प्रेशर की, हृदय संबंधी रोगों की समस्याएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो याद रखना जरा, इस यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना आप, कि जब यह जो आपका इस वसा में संतृप्त वसा होती हो, संतृप्त वसा यह हाइड्रोजन बंध से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। हाइड्रोजन बंध से पूर्ण रूप से भरे होंगे तो जिस स्थान पर यह जाएंगे, जिस स्थान पर यह घी मक्खन जाएंगे, यह बंध आसानी से टूटते नहीं हैं, ये बंध आसानी से नहीं टूटते। और जब यह बंध आसानी से टूटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये बंध क्या हो, हमने कहा था कि हाइड्रोजन बंध से पूर्ण भरे होते हैं, और जो बॉन्ड पूर्ण रूप से हाफ या फुलफिल होता है वह बॉन्ड आसानी ब्रेकेबल नहीं होता, आसानी से नहीं टूटता, और आसानी से नहीं टूटता तो ये जब आसानी से टूटेंगे नहीं तो ये लिपिड के रूप में मानव शरीर में जब जमा होते जा रहे हैं, नॉर्मल रूप से नहीं टूटने वाले, अधिक जब मेहनत करोगे तभी कोई व्यक्ति मोटे से क्या होता है, पतला होता है। तो ये जो आसानी से जब नहीं टूटेंगे तो ये लिपिड के रूप में जमा हो रहे हैं, तो जब पहुंचेंगे तो धमनी क्या हो जाएगी, इसके कारण से आपकी धमनी का जो आकार है वो बढ़ने लगेगा, और धमनी का आकार बढ़ने लगेगा तो रक्त को बहने के लिए क्या है, कम जगह मिलेगी, तो धमनी संकीर्णता रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, धमनी संकीर्णता। अब पेपर में धमनी संकीर्णता नहीं पूछा जाता, याद रखना, कि यदि कोई कहे कि कौन सा रोग हो जाता है तो धमनी संकीर्णता नहीं पूछा जाता, इसका नाम कहा गया है एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, लिपिड की जो आपकी संतृप्त वसा की अधिक मात्रा हो जाने के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, हिंदी में धमनी संकीर्णता। लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस ये रोग किसके कारण होता है, मानव शरीर में वसा की अधिक मात्रा के कारण एक धमनियों में संकीर्णता आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग कहा जाता है। तो ये रोग किसके कारण होता है, समझ में आ गई होगी। पढ़ना बड़ा अजीब लगती है हमें, इंग्लिश वैसे नहीं आती है ज़्यादा सर, आपको खुद समझदार हैं तो ये आप लिख दिया है शुद्ध रूप से, आप पढ़ सकते हो। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग किसके कारण हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग आपकी वसा की अधिक मात्रा बढ़ने के कारण धमनियों में संकीर्णता आ जाती है, धमनियाँ संकीर्ण हो जाती, चौड़ी नहीं बची, क्यों, मोटी हो गई तो दीवार अंदर से क्या हो गई, सिकुड़ गई तो आपकी कौन सा रोग हो गया, धमनी संकीर्णता, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे ये रोग होता है तो इसके कारण हृदय संबंधी, ध्यान रखना, हृदय संबंधी विकार, और उन विकारों में क्या आएगा, चाहे आपका बीपी कह लो, जिसको आप क्या कहते हो हाई ब्लड प्रेशर कह लो, तो ये बीपी की समस्याएं आपकी क्या होती हैं, ये उत्पन्न होती हैं। हृदय आघात जिसको आप कहते हो हार्ट अटैक, तो ये हार्ट अटैक भी क्या होता है, इसी के कारण उत्पन्न होता है। जब धमनियों में संकीर्णता उत्पन्न हो जाएगी उसके कारण बीपी अपने आप बढ़ने लगेगा, और आपकी जो हृदय आघात जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हो, इस प्रकार की बीमारियां क्या होंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई।
ये बात समझ में आई कि नहीं सर? ठीक है, तो फिर समझना जरा, इसी में थोड़ा सा और पॉइंट लेते हैं, वो और देख लेते हैं क्या है। सुनो जरा, हमने बीच में उसको थोड़ा ड्रॉप कर दिया है, तो आप परेशान ना हो, हम अभी उसको फिर पकड़ते हैं। जो आपका 2 पॉइंट हमने बीच में छोड़ दिए, ये बसा से रिलेटेड पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आएंगे, प्रश्न पुटअप यहाँ से होते हैं। अब जरा देखना सर, फिर देखो 1-2 पॉइंट और समझते हैं। ये तो इससे रिलेटेड बात थी, संतृप्त वसा से। अब थोड़ी सी असंतृप्त वसा से रिलेटेड बात भी है, उसको भी हमने आपको लगभग बता ही दिया है। थोड़ी बहुत और चीज़ें रह गई, उनको और देखते हैं, देखना सर। चलिए सर, ये सारी चीज़ें हमने बताई दी हैं आपको, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं सर। ठीक सर, बस 1 मिनट, क्या क्या रह गया? हाँ, एक पॉइंट पूछा जाता है, 2 पॉइंट और समझ लेते हैं। सुनो, इस जो आपका बसा रहती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा जिस यौगिक में कम होगी उसका ऑक्सीकरण क्या होगा? बेहतर होगा। और ऑक्सीकरण बेहतर होगा तो ऑक्सीकरण बेहतर होगा, वो अधिक ऊर्जा को क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो इसी कारण वसा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझाया हमने? हमने आपको बताया कि जो आपका वसा होता है, तो उस वसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है? कम। और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है तो इसका होता है क्या? ऑक्सीकरण, बेहतर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मान क्या होता है? अधिक, यानी ऑक्सीकरण मान इसका क्या है? बढ़ जाता। और जब ऑक्सीकरण बढ़ेगा, बात समझना जरा, ऑक्सीकरण का मान बढ़ेगा तो इससे ऊर्जा क्या होगी? अधिक मुक्त होगी। और ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, इसी के कारण क्या कहा जाता है कि 1 ग्राम वसा से, ध्यान रखना, 1 ग्राम वसा से लगभग आपकी 9.45, ध्यान रखना, 1 ग्राम वसा से 9.45 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। जबकि यदि कोई कहे तो सर्वाधिक आपकी ये ऊर्जा 1 ग्राम वसा से किससे प्राप्त हो रही है? आपकी इतनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जबकि यदि हम कहें कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो वसा है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? तो 4.1, यानी इसके आधे से भी कम, यानी कि 4.1 कैलोरी। तो याद रखना, ये ऊर्जा इतनी मुक्त करता है। अब जरा समझना, आपका प्रश्न क्या बनता है? इसका मान क्या है? ये 4.1 कैलोरी ऊर्जा है, ये आपकी 9.45 कैलोरी ऊर्जा है। ये 1 ग्राम वसा से है, ये 1 ग्राम कैसे है? कार्बोहाइड्रेट से है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या? 1 ग्राम वसा की यदि बात की जाए तो 1 ग्राम यदि वसा की बात की जाए, 1 ग्राम वसा, ये वसा से अधिक ऊर्जा क्यों मिली? क्यों? उसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम, जिसके कारण से इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। और ऑक्सीकरण अधिक होगा
जब इसका जो आपका ऑक्सीकरण की संख्या इसमें क्या होगी, कम, तो इसमें जब ऑक्सीकरण की संख्या आपकी कम होगी, ध्यान रखना, इसके कारण इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, अधिक होता है, और जो यौगिक अधिक ऑक्सीडाइज होगा निश्चित सी बात है वह ऊर्जा अधिक मुक्त करेगा, और अधिक मुक्त करेगा, यदि ऊर्जा को अधिक मुक्त करेगा तो इस कारण से ही कार्बोहाइड्रेट से क्या है, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा। नॉर्मली पूछें अधिक 1 ग्राम में से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम वसा में से किसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी, आपको वसा से ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम प्राप्त होती है। लेकिन अपवाद, मानव शरीर वसा को ऊर्जा के रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वसा के बॉन्ड जो हैं उसके बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत तगड़े बने हुए होते हैं, जिस कारण से मानव शरीर को इस वसा से ऊर्जा प्राप्त करने में अपनी खुद की ऊर्जा का बहुत भाग लॉस में चला जाता, जिसके कारण मानव शरीर जबकि कार्बोहाइड्रेट से वसा की अपेक्षा अधिक आसानी से, अधिक सरलता से ऊर्जा को प्राप्त कर लेता। तो मानव शरीर या हम पूछें कि हम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, तो हम सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, यानी 4.1 कैलोरी। पेपर पे प्रश्न आया है, याद रखना कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वसा की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना आसान होता है, बिल्कुल बात सही है। जबकि इसका उल्टा कहें, मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से ऊर्जा प्राप्त करना कठिन होता है। रीजन, सारे रीजन हमने क्लियर करा दिए। ये रीजन दिया है, वसा में ऑक्सीजन कम है जिसके कारण ऑक्सीकरण का मान अधिक होगा, ऑक्सीकरण अधिक होगा, ऑक्सीकरण अधिक होगा, ऊर्जा अधिक निकलेगी। ऊर्जा अधिक निकलेगी तो 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपकी 9.45 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से केवल 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये ऊर्जा तो कम प्राप्त हो रही है, लेकिन मानव शरीर इसी से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो लिख लेना एक लाइन कि मानव शरीर या हमारा शरीर सर्वाधिक ऊर्जा, मानव शरीर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, मानव शरीर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो मानव शरीर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऑप्शन 4 दिए रहेंगे। इस प्रकार से आपको टिक क्या करना है, यहाँ दिया रहेगा वसा, यहाँ दिया रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ दिया रहेगा प्रोटीन, और यहाँ दिया रहेगा आपका फोर्थ आपका कुछ भी दिया हो, जैसे कि हमने यहाँ दिया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ दिया वसा, यहाँ दिया प्रोटीन, और यहाँ पर कुछ दे दिया, नन दे दिया, तो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। और हम थोड़ा सा समझाएं, यदि हम इसको चेंज कर दें नन की जगह, आपको परेशान करें कि यहाँ ग्लूकोज लिख दिया, अब क्या टिक करोगे भाई साहब, अब क्या टिक करोगे, ग्लूकोज टिक करोगे कि कार्बोहाइड्रेट करोगे कि वसा करोगे कि प्रोटीन, कहोगे नहीं ये तो गलत है, गलत नहीं है। आप इस कंडीशन में ग्लूकोज को टिक करोगे कि ग्लूकोज सही है। क्यों? ग्लूकोज से सीधे सीधे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी बिना मानव शरीर को कुछ भी क्षरण किए हुए, ना के बराबर क्षरण किए हुए। कार्बोहाइड्रेट्स में टाइम लगेगा, जाएगा, पाचन होगा शरीर में, तब जाके कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ग्लूकोन डी तुरंत पियो, तुरंत शक्ति प्रदान करता, आपको पता ही है, ठीक है ना। ऐड बहुत देखा होगा, ऐड देख देख के तो आप प्रसन्न हो जाते होगे, अरे ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति देता, ठीक है। तो तब टिक क्या करोगे, ग्लूकोज, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं। वसा किसी कंडीशन में नहीं होगी, जब वह यह पूछे, मानव शरीर ना दिया हो, पूछे किससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है, नहीं वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। लेकिन प्रश्न पेपर में यही आता है, यही पूछा जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए बताइए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। 45 मिनट हो गए, ठीक है। तो इसको यहीं रोक देते हैं, बाकी की बातें कल कर लेंगे, ठीक है। इसको यहीं ख़त्म करो, रोक दो भैया, 48 मिनट हुए।